नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बेंगलोर उत्तर भारतीय सेल बजरंग दल के प्रभारी श्री शशिकांत शर्मा जी हैं। पहले हम उनका स्वागत करते हैं। शशिकांत शर्मा जी, आपका हमारे आर्यभट्ट न्यूज में स्वागत है। जय श्री राम। शशिकांत जी, आप बजरंग दल के प्रभारी हैं, बेंगलोर में उत्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप पहले इस बारे में कुछ बताएं। बजरंग दल का एक जिम्मेदारी मेरी है कि यहाँ जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनको हमारे संगठन से जोड़ा जाए। बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि संगठन में जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, क्या उसमें फॉर्म भरे जाते हैं या क्या होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो लोग बाहर से जो आते हैं, दक्षिण भारत में जो बाहर यहाँ अपना रोजगार करने आते हैं, वो लोग भी किसी न किसी संगठन से जुड़ना चाहते हैं। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैं उनको अपने बजरंग दल से जोड़ूं और अपने संगठन को मजबूत करूं। ये हमारा काम है। तो अभी बजरंग दल का यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ हो गया होगा, क्योंकि बेंगलोर में काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियन हैं जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से संपर्क रखते हैं। जी जी, अभी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग सामने में आ रहे हैं। वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए उनकी भी एक इच्छा है कि हम भी एक संगठन से जुड़े। हम अकेले बैठे रहते हैं, कुछ काम करने का सोचते हुए तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो आज बजरंग दल से वो इसलिए जुड़े हैं कि बजरंग दल में आके धर्म की रक्षा करे, राज्य की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, गरीबों की रक्षा करे, गरीबों की सेवा करे, जो बजरंग दल का मेन काम है। इसलिए वो जुड़ना चाहते हैं और काफ़ी लोग आस्ते आस्ते जुड़ रहे हैं। जैसा आपने कहा, बजरंग दल से जुड़ करके लोग धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं। इसी पर एक प्रसंग आता है। धर्म की रक्षा के नाम पर पिछले 10 साल से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है इसी दरमियान। तो इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 का नारा दे करके अब की बार 400 पार, उन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडा था एक ये, लेकिन सिर्फ 241 सीटें ही ला पाई। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं राजनीति में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लोगों ने सोचा होगा कि इस बार वोट भी काफ़ी परसेंटेज जो मात्रा मैंने देखी है, 10-12% वोट की मात्रा गिरी है। तो उस गिरने की वजह से हो सकता है कुछ सीट नहीं निकल पाई। मैंने देखा है कि बहुत सारी सीटें 200, 500, 1000, 2000 के मार्जिन पे भाजपा हारी है। तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी जरूर रही है कि हमने वोट नहीं डाला। और कुछ लोगों की एक आदत सी हो गई कि एक इलेक्शन आता है, जब भी दिवाली, होली, बकरीद, ईद, नया साल, ये सब हर साल आते हैं, किंतु इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि ये 5 साल में एक बार मुझे देखने को मिलता है और इसका आनंद उठाने को मिलता है। बहुत लोग इस आनंद से दूर रहते हैं, न जाने क्यों रहते हैं। वो इसको एंजॉय नहीं करना चाहते, अपने परिवार के साथ बाहर चले जाते हैं, और भी बहुत सारे कारण होंगे। और इस बार की जो इलेक्शन जो फाइनल हुआ था, एक तो गर्मी, दूसरा अगर स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी, बहुत लोग बाहर चले गए थे। हारने का ये भी बहुत बड़ा कारण है, जो कि इस कारण पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है। ये भी होना चाहिए कि ऐसे टाइम पे इलेक्शन हो जहाँ लोग बाहर न जाए, छुट्टियाँ ना हो, और जो लोग वोट भी डाल रहे हैं उनके पास एक मैसेज आए कि भैया ये आपका 5 साल का सबसे बड़ा अधिकार है। उस अधिकार को आप एक राष्ट्रीय पर्व की तरह उसको मनाएं और अधिकार को पूरी तरह से अपनाएं। शशिकांत जी, 2 चीज़ें इसमें आ रही है सामने, जो हम लोगों ने सर्वे किया था उसमें। पहली बात तो जो वोट परसेंटेज कम पड़े हैं, उसका एक ये कारण भी समझ में आ रहा है कि लोग 10 साल के शासन से शायद खुश नहीं थे, इसीलिए भी लोग वोट देना नहीं चाह रहे थे। और दूसरा, जो 3 महीने तक जो इलेक्शन चला, इससे भी काफ़ी लोग त्रसित हो गए थे और काफ़ी नाराज़ थे कि ये 3-3 महीने तक अगर देश में इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लगी है, तो एक व्यापारी वर्ग को काफ़ी परेशानी होती है। तो कहीं ये कारण तो नहीं था कि बीजेपी को वोट कम आया है? नहीं, बीजेपी को वोट कम आने का मतलब ये नहीं था कि 7 फेज में चुनाव किए गए। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 महीने तक शहर अस्त व्यस्त हो जाता है, व्यापार कम हो जाता है, और
थोड़ा इसको अगर और शॉर्ट करते तो लोग, मुझे लगता है कि और लोग ज़्यादा बाहर निकलते और ज़्यादा वोट परसेंटेज हो सकता था। थोड़ा इस पे सोचना चाहिए कि साथ साथ फेस चुनाव का मतलब हो गया कि 2 महीना तक एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल। तो इस पे थोड़ा इलेक्शन कमीशन विचार करे कि भैया थोड़ा शॉर्ट में हो। व्यापारी वर्ग काफी परेशान था। व्यापारी वर्ग इसलिए परेशान था कि देखिए, मैं भी एक व्यापारी, छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, समाज से जुड़े हो। जब मेरा व्यापार नहीं हो तो मैं तो परेशान होंगे। और अगर लगातार 1.5-2 महीने अगर यही चीज़ चलता रहे कि इलेक्शन का माहौल है, काम धंधा बंद है, और थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा ही है। ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि इतना लंबा ले जाने से आपको तो नुकसान नहीं है, क्योंकि व्यापारी को जो नुकसान है, इसलिए जरूर सोचेगा। और कहीं न कहीं ये भी होगा कि लोग शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्य से खुश न हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई, भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज हार गई, भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट हार गई। जितने भी धार्मिक स्थल थे अयोध्या के मुख्य वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हारना, ये एक इस इलेक्शन को, एक निर्णय को, जनता के निर्णय को कहीं और मोड़ रहा है। जनता कुछ और मैसेज देना चाह रही है। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतना कहना चाहूँगा, मैं एक वोटर हूँ। एक वोटर जो अपनी राय दे सकता है, वो राय मैं जरूर देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं हारी कि उन्होंने काम नहीं किया है। ठीक है, आज हम अगर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को देखें तो हम कहाँ खड़े हैं ये हम जानते हैं, हम देखते हैं। हमारे जो लोग, हमारे भाई लोग जो बाहर जाके काम करते हैं, वो जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो बोलते हैं कि यार हमारा सीना चौड़ा होता है जब हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, भारत से आए हैं। और दूसरी बात ये है कि चित्रकूट, श्री अयोध्या जी और प्रयागराज जो चुनाव हारे हैं, क्योंकि मैं अयोध्या से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा छोटा मोटा व्यापार भी अयोध्या में है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों की नाराज़गी रही होगी। अगर आप अच्छा करोगे तो जीतोगे, अब अच्छा खेलोगे तो मैच जीतोगे, अब अच्छी लिखाई पढ़ाई करोगे तो पास होगे। कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रही होगी, शायद जनता उससे नाराज हो गई है, उन्होंने फैसला लिया होगा। किंतु एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि अयोध्या के बारे में जिस तरह से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अयोध्या मत जाइए, हैदराबाद से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, रेलवे स्टेशन में भीड़ नहीं है, ये एकदम सच नहीं है। हाँ, हैदराबाद से जो फ्लाइट कैंसिल की गई है क्योंकि हैदराबाद के काफ़ी लोग आते हैं हैदराबाद से अयोध्या, और वहाँ से 800-900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का जर्नी है। वो फ्लाइट से ज़्यादा अपने आप को जो एक टेम्पो ट्रेवलर्स होता है, मैंने देखा वहाँ पर हज़ारों की तादाद में AP, TS तेलंगाना स्टेट की गाड़ियाँ आती है, भर के आंध्रा के लोग आ रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं कि चलो चुनाव हार गया तो लोग आना जाना नहीं कर रहे, गलत बात है। वहाँ व्यापार, छोटे मोटे लोगों का व्यापार चल रहा है, हर व्यापारियों का व्यापार चल रहा है। मैं आते वक्त एक आदमी से पूछा था जो कि एक कटोरी में एक थोड़ा सा कलर लेता है और वो श्री राम का एक लोहे का एक जो टीके की तरह वो लगाता है। वो आदमी सुबह से शाम तक 1300, 1400, 1500 का व्यापार करके जाता है। वो जमीन से जुड़ा हुआ एक आदमी है जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1000 रुपये भी नहीं होंगे, किंतु उसके पास एक कटोरा है जिसके अंदर कुछ कलर है और एक 10 रुपये का एक स्टील का चीज आता है जिससे वो श्री राम लिखता है, आने जाने वाले राम भक्तों को टीका लगाता है। वो आदमी वहाँ 1300, 1400, 1500 रुपया करता है। छोटे छोटे होटल वाले, छोटे छोटे चाय वाले आज दिन में कम से कम 1000 कप चाय बेच के जाते हुए अयोध्या के किसी कोने में क्यों ना हो, सब व्यापार कर रहे हैं, अच्छा खासा व्यापार चल रहा है सबका। ऐसा कोई नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। अयोध्या के व्यापारी ने खुल के भाजपा का समर्थन किया है, वहां के लोगों ने किया है, किंतु कुछ नाराजगी इसलिए है कि शायद वो लोग कुछ परिवर्तन चाह रहे थे। शर्मा जी, मैं इसमें काटूंगा आपको, आपकी बात को क्षमा करें, लेकिन जहां तक हमारे रिपोर्टर्स ने अयोध्या का सर्वे किया था तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि अयोध्या जी जो है वो जो मंदिर कॉरिडोर है, एक 2 से 3 किलोमीटर के भीतर में अयोध्या की सिमट के रह गई है। 2-3 किलोमीटर के बाहर जो अयोध्या है वो आज भी उसी अवस्था में है जो पहले थी, और दयनीय अवस्था है। उतनी ही गंदगी है, उतनी ही भुखमरी है, उतनी ही गरीबी है, सब कुछ है। और इस चुनाव के बाद राजनीतिक दलों का, खास करके भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक दल से लोगों का आना जाना काफ़ी कम हुआ है। आम पब्लिक को तो, जिनको श्री राम से प्रेम है, वो जाएंगे ही, चाहे वो फ्लाइट से जाएं, चाहे बस से जाएं, बहुत लोग पैदल यात्रा भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, वो आना कम हो गए अयोध्या। और दूसरा, जो अयोध्या की विकास की बात चल रही है,
अयोध्या का विकास सिर्फ वो 2 से 3 किलोमीटर ही दिखाया जाता है, बाकी पूरे अयोध्या को नहीं दिखाया जाता है। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अयोध्या का विकास काफ़ी हो रहा है। हाँ ठीक है, अब लोग बोलते हैं ना कि भाजपा ने क्या किया। अरे भाई 70 साल की पुरानी राजनीति से उभरने के लिए कम से कम तो कुछ तो समय चाहिए। 10 साल में आपने देखा जितना करना था उन्होंने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। आप जिस कश्मीर को अपना बोलने में आप हिचकिचाते थे, आज वहाँ जाके आप बैठते हो, जमीन लेने की बात सोचते हो, ये आपको भाजपा ने दिया। शर्मा जी, मैं आपको रोकूंगा एक बार, मैं बता मैं देना एक बार चाह रहा आपको हूँ रोकूंगा, एक बार मैं और रही आपको- विकास की बात, तो आप अयोध्या जाइए, अयोध्या में आप विकास देखिए। राजा वाले वहाँ गए हैं, हयात वाले वहाँ गए हैं, ताज वाले वहाँ गए हैं। एयरपोर्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एयरपोर्ट बना है। बस स्टैंड देख लीजिए, कितना खूबसूरत बस स्टैंड बना है। आज वो रोड देखिए, जो रोड 3 साल पहले कुछ भी नहीं थी, 4 साल पहले कुछ भी। आज रोड में कहीं भी आप मिलेंगे कि आपकी गाड़ी कहीं जर्क हो रही है। ये विकास नहीं तो और क्या है? नहीं, ये विकास सरयू नदी साफ है, पूजा कर लाखों लोग आके बैठते हैं सरयू नदी पे, जी। वो साफ सफाई, सफाई तो है। ये बिल्कुल विकास है शर्मा जी, लेकिन ये लिमिटेड एरिया में है। अगर अयोध्या जो पुरानी अयोध्या है, अयोध्या के जो मोहल्ले हैं मंदिर से थोड़ी दूर पर, एक साइड काफ़ी अच्छा विकास हुआ, लेकिन उसी के दूसरे तरफ जहाँ विकास की कमी है, तो क्या यही कारण नहीं था भाजपा के हारने का कि आपने एक तरफ तो बहुत अच्छा विकास कर दिया, आपने रियल इस्टेट को बहुत उछाल दिया। आज अयोध्या में बहुत सारे मकान ढहाए गए मंदिर कॉरिडोर को बढ़ाने के लिए, उन्हें जो मुआवजा मिला, लेकिन वो अब दूसरा अगर उसके आसपास के जमीन खरीदना चाहें तो वो नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो मुआवजा मिला और वहाँ जो रियल इस्टेट का रेट हो गया वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। तो एक तरफ तो आपने बहुत विकास किया, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कुछ एरिया विकास से अछूते रह गए। तो क्या एक ये कारण था या और कोई कारण था? क्योंकि अयोध्या तो हारी है, तो कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है। इस पर मंथन भी करना चाहिए भाजपा को, और वो कर भी रहे होंगे। तो आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है जिससे इतना बड़ा इस राम मंदिर का निर्माण हर भारतीय का सपना था? हम लोग 500 साल से भारतीय हिंदू इसके लिए लड़े हैं, वो भाजपा के सरकार में इसका निर्माण हुआ, कोर्ट से फैसला आया और निर्माण हुआ, फिर भी वहाँ से भाजपा का हार जाना, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसमें आप क्या करना चाहिए? प्रश्न तो है ही है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि है, और हमारा कण कण अयोध्या में बसा हुआ है, भगवान राम के अंदर बसा हुआ है। तो वो अगर हम हार गए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ देश के लिए नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस अयोध्या की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, जिन्होंने अयोध्या को अयोध्या का स्वरूप दिया है, आज वही अयोध्या हाथ से चली जा रही है। तो एक कारण तो है। कारण ये है कि लोगों की नाराजगी जरूर है, ठीक है ना। और रही विकास की बात, तो विकास अयोध्या सिस्टम के अंदर नहीं आता, उत्तर प्रदेश सिस्टम के अंदर आता, माननीय योगी जी के अंदर में आता है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। विकास अभी कुछ ही महीने हुए हैं, फैसला है। हर एक शहर को बहुत बड़े लेवल पे विकसित करने के लिए समय जरूर लगता है। और सिर्फ अयोध्या का वही रोड बंद देखिए जो टीवी दिखाया जाता है, उनके पीछे के जितने भी गलियां हैं और भी जो है जगह, वहाँ जाइए देखिए, सबके पास ये मैसेज गया हुआ है कि आस्ते 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 रोड का चौड़ीकरण होगा, विकास होगा। विकास में समय लगता है, जरूर होगा। हारने का कारण सिर्फ विकास नहीं दिख रहा है, ये नहीं है। हारने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं नाराजगी, मैं इस बात को मानता हूँ, यहाँ नाराजगी होगी। वेलू सिंह जी ने पिछले 2 दशक 2 बार में काफ़ी अच्छा काम किया, हो सकता है कहीं कुछ कमी रह गई होगी, तो जनता ने ये नाराजगी मोदी जी से थी या योगी जी से थी? क्योंकि जिससे मोदी जी 10 साल से केंद्र की सरकार चला रहे हैं, योगी जी राज्य की सरकार चला रहे हैं, तो कहीं इसका खामियाजा योगी जी के चलते मोदी जी ने तो नहीं, बीजेपी को तो नहीं उठाना पड़ा? और इस पूरे अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी के तरफ से थोड़ी उदासीनता दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी की कुछ अंदरूनी कलह तो नहीं थी जिसके चलते हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा ने इतनी सीट खोए और अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट जैसे जगह पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा? कहीं आपसी द्वंद्व तो नहीं था? देखिए, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी, कि अब ये 2 बड़े दिग्गज नेता है, हिंदुस्तान की एक धरोहर, एक शान है, जिस पर हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, भारतीय गर्व करता है। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं कि हारे हैं। हार तो यही हुई है, स्पष्ट लोगों ने देखा है।
इसका कारण क्या है, इस पर मंथन होना चाहिए और लोगों तक ये मंथन करने के बाद उसका रिजल्ट बाहर आना चाहिए। लोगों को जानना चाहिए कि हम कैसे हार गए अयोध्या, कैसे हार गए चित्रकूट, कैसे हार गए हम प्रयागराज, संगम कैसे हमने खो दिया, महाकुंभ जहाँ हम करने जा रहे हैं वो जगह हमने खो दी। तो इस पर बहुत सीरियस तरीके से होना चाहिए। और कोई ऐसा नहीं, मोदी जी महाराज जी का बहुत सम्मान करते हैं, ये अपने बड़े भाई की तरह उनको मानते हैं जब भी हम लोग देखते हैं। और मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी बात है, ये जो बेकार की बातें चल रही है कि कोई मतभेद चल रहा है, नहीं। आपने देखा होगा अभी राष्ट्रपति भवन में जिस तरह अटल जी ने माननीय मोदी जी का पीठ थपथपाया था कि एक अच्छे कारीगर की, जो अच्छा कारीगर होता है, अच्छा कलाकार होता है, अच्छा कर्मचारी होता है, उसी की पीठ थपथपाई जाती है। जिस तरह अटल जी ने उनकी पीठ थपथपाई थी क्योंकि वो अच्छे नेता थे, अच्छे संचालक थे। और उसी तरह आपने देखा होगा मोदी जी ने भी योगी जी की पीठ थपथपाई कि नहीं, हमें तुम्हारे कारीगरी पे, तुम्हारे किए हुए कामों पे हमें बड़ा गर्व होता है। तो पीठ को ऐसे नहीं थपथपाता है साहब, जरूर उनमें कुछ कला है, तब जाकर उनको आशीर्वाद मिला प्रधानमंत्री। आपने इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। एक समझे हुए व्यक्तित्व आपने दिखा मुझे, क्योंकि आपने राजनीतिक टिप्पणी करने से अपने आप को बचाया भी और अपनी मन की बात भी कही। लेकिन इसी क्रम में शर्मा जी, मैं कि ये जरूर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बजरंग दल से हैं और आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये सभी एक हिंदू संगठन है और एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। इसका ये एजेंडा नहीं है कि हम दूसरे धर्म को दबा दें, लेकिन सही हिंदुत्व एक सनातन धर्म है, एक अच्छे विचार को आगे बढ़ाना। इसमें अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आए थे इलेक्शन के समय में, और उन्होंने एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा उन्होंने उठा दिया जो मुद्दा शायद भारतीय जनमानस के दिमाग में नहीं था, कि मोदी जी ने सेट किया था 75 साल के बाद किसी भी नेता का रिटायरमेंट, पॉलिटिशियन का। इसी तहत लाल कृष्ण आडवाणी जी का रिटायरमेंट हुआ था, ये 75 से ज़्यादा हो गए हैं, अब वो पोस्ट पर नहीं आएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 75 के काफ़ी आसपास में हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे? अगर वो करेंगे तो अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इस बार उनकी जगह प्रधानमंत्री की सीट किसे दी जाएगी? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा इस सब्जेक्ट पे, मैं न तो किसी बजरंग दल की तरफ से बात करूँगा, मैं एक आम आदमी की तरफ से बात करना चाहूँगा। ये कोई नेशनल लॉ नहीं था कि 75 के बाद ये हो जाएगा, ये मेरे घर का फैसला था। ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार का फैसला था कि भैया 72 के बाद नहीं, 75 के बाद नहीं, घर का फैसला था। अगर आप मोदी जी के रहते हुए देश और विकास कर सकता है तो मैं ये मानता हूं कि इस फैसले को हटा के भी आगे बढ़ा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 72 आ गए, 72 साल हो गए, 75 साल मोदी जी को हट जाना चाहिए। मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। मैं चाहूंगा कि मोदी जी आप लगातार रहे। लोगों ने आपको वोट दिया है, लोगों ने आपके नाम को वोट दिया है, लोगों ने आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, न कि ये सोच के दिया कि 72 में रहोगे, 75 में रहोगे। जीत हुई है। हम चाहेंगे 5 साल नहीं, जब तक रहे तब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। ये मेरा एक आम आदमी का एक जो राय होती है वो राय दी है। पर शर्मा जी, आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ तो आडवाणी जी के साथ अन्याय होगा? क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी का शिलान्यास अटल जी और आडवाणी जी के द्वारा हुआ था, 2 सीट से लेकर के आज ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनकी जो गरिमामयी प्रयास रहा है भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए, उनका एक सोच था, सब कुछ था, एक दिशा था, एक मार्ग था, तो उनके साथ नहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं अन्याय हो गया? उनको कुछ ना कुछ अगर पद तो मिलना चाहिए था। अगर आप 75 के बाद कंटिन्यू करते हैं तो जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक विचार तो जरूर आएगा कहीं ना कहीं कि फिर क्यों अटल जी को साइड किया गया। हमने लौह पुरुष हमने सरदार पटेल को नहीं देखा, हमने लौह पुरुष आडवाणी जी को देखा है। लौह पुरुष है, जिस आदमी का अपना एक वर्चस्व है, रुतबा है, वो किसी पद के लिए ये ध्यान नहीं करते कि मुझे पद मिलना चाहिए। शारीरिक उनसे जरूर ये बात कही गई होगी, शायद उन्होंने अपनी इच्छा जताई होगी कि नहीं, मैं अभी इस पद को संभालने लायक नहीं हूँ या मैं स्वस्थ नहीं हूँ। जरूर उनके पास ये बात जरूर गई होगी। और मैं इतना बड़ा नहीं होगा कि मैं माननीय लौह पुरुष आडवाणी जी के बारे में कुछ बोल सकूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, उनको पूजा करता हूँ, उनकी श्रद्धा करता हूँ। और इतना ही कहना चाहूँगा कि आडवाणी जी अटल जी के, और आडवाणी जी मोदी जी
आडवाणी जी और अटल जी को बहुत प्रिय है। दाहिने दाएं और बाएं रहे वो, तो उसमें नहीं लगता कि शशिकांत जी, अभी आपको भाजपा का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? सुरक्षित, स्वस्थ, दुनिया पे राज करने वाला, ये है भाजपा का तीन नाम। स्वस्थ, सुरक्षित, दुनिया के नंबर 1 पे राज करने वाला जो अगर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि मैं एक वोटर हूँ, मेरी इच्छा मैं जहाँ वोट देता हूँ, क्योंकि भाजपा के बारे में जो आपने पूछा मैंने एक लाइन में खत्म किया। सुरक्षा, स्वस्थ और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदुस्तान को सबसे ऊपर बैठाने का काम अगर कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। धन्यवाद शर्मा जी, अपना अपना अमूल्य समय आर्यवर्त न्यूज़ को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था बजरंग दल प्रभारी, नॉर्थ इंडियन सेल बैंगलोर के प्रभारी शशिकांत शर्मा जी के विचार। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें ज़रूर लिख के भेजें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब हम जरूर शर्मा जी से पूछेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।